प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हमने बात करनी है उसमें सबसे पहले इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा फैसला, क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब, जलाओ घेराव की सियासत से खान बड़ी मुश्किल में घिर गए। 6 घंटे की तवील इजलास में इत्तेहादी जमातों ने क्या बड़े फैसले कर लिए, रियासती रिट कायम कराने के लिए हुकूमत किस हद तक मुतहर्रिक है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी, कौन सी सख्त तरीन कानून साजी होने जा रही है, अहम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान को मुल्की सियासत से माइनस करने के लिए बड़े सियासी दिमागों ने नई बिसात बिछा दी, माइनस पीटीआई फॉर्मूले को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला, हुकूमत ने इमरान खान को अदालती चक्करों में उलझा दिया, इंतखाबी मुहिम पीछे रह गई, खान कारकुनों रैली के बगैर आज लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए, क्या हुकूमत अदालती मामलात में उलझाकर इमरान खान को सियासी मुहिम से दूर रखने में कामयाब हो जाएगी, क्या इमरान खान आसानी से सियासी मैदान छोड़ जाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे परवेज इलाही के दस्तराज मोहम्मद खान भट्टी ने परवेज इलाही से मुताल्लिक बड़े राज फाश कर दिए, लाहौर हाईकोर्ट से कौन रिलीफ दिलवाता रहा, अहम इंकशाफात उन्होंने इस हवाले से शेयर किए हैं। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले अभी कुछ देर पहले हमने ज़लज़ले के झटके महसूस किए और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर ये ज़लज़ले की शदीद झटके 7.7 इसका मैग्नीट्यूड था और एपिसेंटर ताजिकिस्तान। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, हम सबको भी अपनी हिफाजत में रखें। डिस्कशन से पहले मैंने ज़रूरी समझा कि इस नोट को हम थोड़ा सा प्रोग्राम में शामिल करें। इसके अलावा आज डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है फैसल वाडा साहब, सीनियर सियासतदान, उनसे गुफ्तगू करेंगे। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा फैसल साहब, एक केओटिक सिचुएशन है, केओस है हर तरफ जो हम देख रहे हैं सियासी मामलात, और उसमें बहुत टाइम बाद आपने हमें जो है वो वक्त दिया है प्रोग्राम में। तो ये बताइएगा कि अभी तक जितनी भी आप प्रेडिक्शंस करते रहे तो स्ट्रेंजली वो तमाम जो आपकी बातें थी या जो प्रेडिक्शंस थी वो ठीक साबित होती रही। तो आई वाज अ लिटिल क्यूरियस टू नो कि क्या आपका सोर्स रहा है कि आपको इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती थी। और जिस बंद गली का आप जिक्र करते रहे कि इमरान खान साहब उसमें फंस गए हैं, उसमें मुकम्मल तौर पे फंस गए हैं या कोई खिड़की, दरवाजा, रोशनदान, कोई रास्ता खुला है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, जैसा आपने कहा, बंद गली पे तो अब कोई दरवाजा खिड़की नजर नहीं आ रही, धूल ही धूल है और अल्लाह की जात कर सकती है, वैसे तो मुश्किल लग रहा है अब। और ये वही चीज थी जिसके ऊपर मेरा इख्तलाफ भी था, जिसके बेसिस के ऊपर मैं बताता भी रहा और आज भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए इमरान खान साहब को ना तो उनकी जान को खतरा बाकी किसी से, बदनिस्बत के उनके साथ जो लोग खड़े हैं उनमें से वही खास और साहब और कुछ कीड़े जो है वो आप इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी राब्ते में, और एजेंसीज जो पाकिस्तान की उनको प्रोब करना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को, इमरान खान साहब को खुद और उनकी सियासत को, उनकी जान को खतरा है। और कोई भी तीसरा आदमी का फायदा उठाकर जो डायरेक्शन दिखा रहे उस तरफ डाल सकता है, धकेल सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं और मजीद डिटेल में जाऊं, देखिए मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पाकिस्तान का जो मेजर मसला है वो पीडीएम है। अगर आज आप पीडीएम को हटा दें तो 30% मसला आपका वैसी मुल्क से हट जाएगा। उनकी नफरत का बोझ हम नहीं ले पा रहे, और बाकी 30% जो है वो जो दो खास हैं जिनका कुछ नहीं हो पा रहा अभी तक, जिनमें से एक तो बिला वजह आधा खास है, जो एक मेन खास है वो खास की रसाई पीटीआई में भी है, उस खास की रसाई मीडिया में भी है, उस खास की रसाई इदारों में भी है, उसकी बाकियात उस खास की रसाई इंसाफ देने वाले इदारों में भी है। तो जब तक उस खास साहब का सर नहीं कुचला जाएगा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और आज भी एडवाइजर दे रहा है, तब तक आप अगला 30% मसला हल नहीं कर सकते। तो 30% पीडीएम है और 30% ये दो खास है, उनके साथ छोटे मोटे भी होंगे, कीड़े शीड़े और सांप भी है, लेकिन ये दो खास का जो एक मेन खास है ना, उसका बहुत जरूरी है सर को चलना। क्योंकि अगर आज आप सारी चीज देखें तो वो आपको इन सब पस मंजर के पीछे नजर आएगी। एडवाइजर भी वही है, देखिए तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो बदमाश गुंडा ना पहले दिन था ना आज है। इसमें जो एलिमेंट्स डाले गए हैं बैड ऑर्गेनाइजेशंस के, ये भी उसी खास का तोहफा है। तो इस खास का खास काम करना बहुत जरूरी है, और जब तक आप इस खास को नहीं हाथ डालेंगे तब तक ये सांप पीछे नहीं हटेंगे, और जब तक सांप पीछे नहीं हटेंगे खास के साथ, तब तक जमहूरियत और सियासत सीधी पटरी पे नहीं आएगी। और सबसे इजी हल उससे पहले ये कि आप पीडीएम की शक्लें दूर कर दें, वरना तो आप बदगली में खान साहब को तो पहुंचा दी है, लेकिन बदगली में सभी पहुंच गए। अब ऐसा नहीं कि ये सब मिल भी जाए और बदगली से बाहर भी आ जाए तो पाकिस्तान का कोई भला हो सकता है। और
जो दोहरा म्यार है, जो तासुर हमें मिल रहा है कि एक टाइम पे एक तासुर हमें ये मिला इंसाफ के घर से कि जी नवाज शरीफ की पल पल सांसों की पूछ गिछ हो रही थी, वो तो आज भी मैं और आप नहीं बता सकते अगले मिनट क्या होगा, तो अल्लाह की जात को पता है। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर उनको बाहर भेज दिया गया, उस 50 रुपए के स्टैम्प पेपर से वापस नहीं हुआ जा रहा इश्तिहारी होने के बाद। मरियम साहिबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लेती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही नहीं होता। फर्द जो बात दिवाली होती है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं, बेटे पे फर्द जो बात हो रही होती है तो वो उसको भी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये खेल जब तक तमाशा बंद नहीं होगा तो फिर आप इमरान खान साहब का तासुर है, पहले उधर मजाक हो रहा था, एक तरफ तासुर नजर आ रहा था, आज दूसरी तरफ तासुर नजर आ रहा है। तो प्रेसिडेंट भी जब गलत तासुर पे पैदा हुए हुए खड़े हुए हुए तो मुल्क आगे क्या चलेगा? ये तो सेल्फ इंटरेस्ट और पेड़ के चौधरी की जंग चल रही है। इतने सारे चौधरी है, किसी को या तो मार के ऊपर आना पड़ेगा या किसी को पाकिस्तान का दर्द, पाकिस्तान की आवाम का दर्द करके गैरत दिखा के ये जो ड्रामेबाजी का ढोल अपने अपने गले में पहना है जमहूरियत, कानून और आइन का, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर उठा के भेज दे, इससे पहले कि अब तो बाकी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुल्क है तो सब कुछ है। अच्छा फैसल, इससे पहले रबिया सवाल करें, मैं आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव तरीके से विद इन फ्यू मिनट्स पूरा आपने एनालिसिस कर दिया है। ये जो आप कह रहे थे कि एक ख़ास बंदा है, ख़ास आदमी यही कुछ कर रहा है, उसी की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी भी वो खान साहब को एडवाइस दे रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ख़ास आदमी कौन है सर? कोई ऐसा पावरफुल है जिसका ये फैसल वाटर साहब जैसे एक दिलेर बहादुर, और मतलब आप तो हर एक को टेक ऑन करते रहे, इतनी बहादुरी आपने टेक ऑन की कि पार्टी ने आपको निकाल दिया, आपने कहा निकाल दें। ये खास आदमी कौन है जिसका नाम सर जी आप भी नहीं ले पा रहे? देखिए रऊफ साहब, मेरी कंपल्शन मुल्क की मुफाद के लिए, इदारों के एहतराम के लिए, और मैं चाहता हूँ पानी अपना रास्ता खुद बना ले तो बेहतर है। वरना मैंने आपके शो पे बहुत दफा कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं फटने के बहुत करीब हूँ, और जिस वक्त मैं फटूंगा उस वक्त फिर वाकई में जो जमहूरियत का ड्रामा और ढिढोरा पीटा जा रहा है कई सालों से, वो सब कुछ बरना होकर खड़ा हो जाएगा। और वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कानून और पानी देखो जैसे रास्ता बनाते, कानून अपना रास्ता बना के उधर तक पहुंच जाए, वरना फिर मुझे हाथ पकड़ के पहुंचाना पड़ेगा। और ये जो खान साहब की ईमानदार एडवाइजर्स हैं, जिसमें खुद खान साहब को मैं कहता रहा हूं, उनमें से एक कुछ कीड़े कराची के हैं, उनका भी आज पूछा जा रहा है, खान साहब पूछ रहे हैं कि भाई तू 32 करोड़ का घर कहां से लाया, तेरे पास तो खाने को पैसे नहीं थे। एक से पूछा जा रहा है जो चाइनीज कॉपी भी है इमरान खान साहब की, 3rd क्लास, वो भी उनसे पूछा जा रहा है कि मेड, बच्चे, ये सब लग्जरीज कहाँ से आ गई है? आईनी ओहदों और वजारतों से पहले तो ये कुछ नहीं थे। तो इसी तरीके से नाअहल निकम्मी हुकूमत है, उसी के नाअहल निकम्मे। आप ये कह रहे हैं बगैर ये नाम लिए कि पीटीआई के बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने घर ले लिए, करोड़ों के माल बना लिया, पैसा बना लिया, और इमरान खान साहब के नोटिस में वो अब उनसे पूछ रहे हैं कि दौलत कहाँ से आई है आपके पास? आप पीटीआई के लोगों की बात कर रहे हैं सर? जी सर, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। जैसे आज ही मैंने कहा कि इमरान खान साहब जब कॉम्प्रोमाइज, वही बात, चोर और चक्कों की एडवाइस लेंगे जो पहले कॉम्प्रोमाइज है, जैसे बीआरटी है। अब बीआरटी के अंदर ड्रामा क्या हो रहा है कि बीआरटी के अंदर से हम ढूंढ रहे, नैब समेत किसी टांग टेढ़ी थी, एडीपी ने उनको डोनर्स का पैसा दिया, उनकी तरफ चल पड़े, उनके कंसल्टेंट की पीछे चल पड़े, लेकिन मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे कि भाई फॉरेन गारंटी जो जमा कराई कॉन्ट्रैक्टर ने वो जाली है। वो एक दिन का काम है, आपको सब पता चल जाएगा। मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, मुझे याद है ये स्टोरी हमने की हुई है, एफआईए के केसेस भी थे। ये तो अली जैदी साहब के दोस्त थे, अली जैदी साहब उनके घर रहते थे, जो एक वहाँ कंट्रैक्टर को एक ठेका भी मिला था वहाँ पे बीआरबी में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, $84 मिलियन के करीब था। तो जैदी साहब के दोस्त को भी तो वहाँ पे कंट्रैक्ट मिला हुआ है। आप उनकी बात कर रहे हैं या ये कोई नया कंट्रैक्टर है सर? सर ये जो बीआरटी का मेन मसला है ना सर, उसमें किसी के पास दो राय नहीं होनी चाहिए। आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है इदारों को, जो नैब का इदारा है या एफआईए का इदारा है। नाअहली और निकम्मापन खत्म करें, सिर्फ जो फॉरेन गारंटी है उसको चेक कर लें, वो जाली है। और जाली किसने एक्सेप्ट की है? काबीना के लोगों ने एक्सेप्ट की है, गवर्नमेंट ऑफ केपीके ने एक्सेप्ट की है, और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरी तरफ से पैसे दे दिए हैं। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर इतनी बड़ी जाली बैंक गारंटी ले आया था तो कोई और बिडर तो आ नहीं सका। तो इससे बड़ी ओपन दिन दहाड़े डाका क्या हो सकता है? और उस लोगों पे खान साहब भरोसा कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। और आज नैब भी उसी कॉन्ट्रैक्टर की दाईं तरफ कॉन्ट्रैक्टर की बिल्डिंग है, ऑफिस है, बाईं तरफ नैब बैठी हुई है, दोपहर को खाना भी खाते हैं साथ।
तो वो क्या पकड़ेंगे? इस मुल्क के अंदर सभी केस अब ये मिलेंगे। फैसल मुझे याद पड़ता है, हालांकि हम सियासी गुफ्तगू करना चाह रहे थे, आपने रोक और तरफ ले गए, क्योंकि मैं भी रिपोर्टर को खबरें मैंने भी की हुई है, मैं इसलिए क्यूरियस हो गया हूँ। ये तो वही केस मुझे लग रहा है जहाँ पे अली जैदी साहब के दोस्त थे, कंट्रैक्टर थे, वहाँ सीडीए में भी थे, उन पे एफआईए का केस था, फिर पिशावर में गए, उनको वहाँ से कंट्रैक्ट मिला, इमरान खान साहब के साथ वो अपने दोस्त को चाइना भी ले गए थे, और बाद में उन पे जब केस हुए एफआईए ने उनको प्रोब किया तो ये कैबिनेट में भी आया था वहाँ पे कि जनाब इस मामले को ख़त्म करें, केस को ख़त्म करें। तो कैबिनेट में भी ये इशू ये उठता रहा है कि जनाब के कुछ दोस्त हैं वजीरों को जिनको कंट्रैक्ट दिया गया था इमरान खान साहब के दौर में, ये केस तो सेटल हुआ था ये मेरा ख्याल कैबिनेट में, बाद में खैर उस पर रोला डाला तो उसको दोबारा उन्होंने खोल दिया था। ये तो आपकी कैबिनेट में भी इशू आया था सर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। देखिए रऊफ साहब, आपकी इन्वेस्टिगेशन तक तो मैं पहुंच नहीं सकता, आपका तजुर्बा एक्सपीरियंस सब ज्यादा है मुझसे। मेरा कहने का मकसद है, मैं तो सर हाथी से लड़ता हूँ, कीड़े वीड़ों को तो मैं नहीं देता, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं उस लेवल पर आके उनका नाम भी ले लूं। लेकिन मैं सिर्फ कहना ही चाह रहा हूँ कि जब कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, खान साहब को नाअहल करा के उनकी जान से भी खेल कर, उनकी सियासत से भी खेल कर, उनको हटा के खुद आना चाहते हैं, और आपने बाजवा साहब की गुफ्तगू सुनी, आपको उनकी बातों में भी नजर आएगा कि जो मैं बातें कर रहा था वैसी बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे। जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि हर आदमी जो जाता था वो खान साहब के खिलाफ ही बात करता था, और इसी बेसिस पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इसी बेसिस पे तबाही हुई, इसी बेसिस पे हम यहाँ खड़े। और अभी भी खान साहब होश नहीं कर रहे इन लोगों के ऊपर, जो अच्छे लोग हैं पीटीआई के, जो अच्छे मुख्तलिफ वर्कर्स हैं, उनको बाईपास किया जा रहा है। ये 3-4 ने घेरा हुआ है। अच्छा फैसल भाई, आपने भी बात की कि मैं फटने को तैयार हूं, आप तो भी तैयार हो रहे हैं, पता नहीं कब आप ये एक्सप्लोजन करेंगे। तो जनरल बाजवा साहब फट पड़े हैं सर, उन्होंने शायद मेतला साहब को जो इंटरव्यू दिया है, जिस पे कल भी रात हमने बात की, उन्होंने तो खैर बहुत सारी बातें की, दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो इमरान खान साहब पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब सच नहीं बोलते, वो हर वक्त मतलब लईज बोलते हैं, नंबर। दूसरा उन्होंने शेख रशीद के बारे में बड़ी अहम बात की है, उन्होंने जनाब सबसे पहली तीली जो मुझे आकर लगाई थी और मुझे चुगलियां की थी वो तो शेख रशीद ने की थी, इनके वजीर दाखिला ने, कि जनाब के ये इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं चल रही, आप ही कुछ करें। तो ये तो शेख रशीद साहब जो हैं वो गए थे जनरल बाजवा के बकौल, मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा इमरान खान साहब का कुछ आगे पीछे करें, इनसे तो हुकूमत नहीं चल रही। रात उन्होंने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं सर। देखिए रऊफ साहब, शेख रशीद साहब तो खैर मेरे दोस्त है, लेकिन ऐसी बातें जो हैं वो बहुत लोगों ने की हैं। अभी बाजवा साहब शायद फॉर्म में आए तो और बताएं, बाजवा साहब के साथ भी वही हुआ है जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है। उन्होंने भी अपनी टीम पे तकिया किया, टीम ने तबाही फेर दी। खान साहब ने भी अपनी टीम पे तकिया किया, उन्होंने तबाही फेर दी। फिर बाजवा साहब की जो टीम थी उसके कुछ खिलाड़ी इमरान खान साहब के भी पैनल में आ गए, वो मजीद तबाही आज के दिन तक भी करते चले जा रहे हैं। कि जब तक आप शाखें काटना छोड़ देंगे और जड़ को जब तक नहीं काटेंगे। नहीं फैसल भाई, आपने बड़ी अहम बात की है, आपने बड़ी अहम बात की है सर, आई एम सॉरी कि मैं आपको कट कर रहा हूँ, आप अहम बात कर रहे थे, लेकिन मेरे जहन में सवाल आ रहा है, अगर इमरान खान साहब इतने इनोसेंट हैं कि उनकी टीम के लोग आपके बकौल उनकी जड़ें काट रहे थे और खान साहब को पता नहीं था, उधर आर्मी चीफ एक न्यूक्लियर पावर के मतलब जिनके पास बटन होता है, वो आप कह रहे हैं कि उनको भी पता नहीं था, उनकी टीम भी उनके इसी तरह के कर रही थी। दे वर होल्डिंग वेरी पावरफुल पोजीशंस। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा मुल्क का आपका आर्मी चीफ है, वो इतने सादा हैं, इतने सिंपल हैं कि नीचे से कोई उनकी जड़ें काट ले, कोई कुछ कर ले और उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं चलता। सो वर वी इन सेफ हैंड्स? फिर खान साहब और बाजवा साहब के हवाले से तो ये सवाल उठेंगे कि महफूज हाथों में थे आप। मसला ये है रऊफ साहब कि जब बाप अपने बेटे को पढ़ा लिखा के पाल पोस के उंगली पहुंचा के बड़ा करता है तो उसके पास ये फेथ होता है कि मेरा वफादार होगा, मेरी नाफरमानी नहीं करेगा। एक कई औलाद है नाफरमानी करते हैं और बाप को तब पता चलता है जब देर हो जाती है। तो इनके साथ भी यही हो रहा है, इनको पता चल रहा है, किसी को रिटायरमेंट के बाद बाजवा साहब को पता चल रहा है, खान साहब को अभी कुछ लोगों का पता है, बाकियों पे वो भरोसा कर रहे हैं। नहीं फैसल भाई, एक और चीज है, आपने बात बड़ी कन्विंसिंग की, बाप वाला बेटे वाला मिसाल, चलो बाप बेटा एक छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है सर, उनके डिस्पोजल पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसका आईएसआई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है और पुलिस के इदारे हैं, उनका अपना एक एस्पिनाज का सिस्टम है। आपको याद होगा हर कैबिनेट में वो आके मिनिस्टर्स को बताते भी थे, भी मुझे सब पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। ये उनके वजीर हमें बताते थे कि खान साहब ने उन पर एस्पिनाज का जाल भी बिछाया हुआ है, सबके बारे में खबर रखते हैं। सेम हम कह सकते हैं आर्मी चीफ के हवाले से, उनके पास आईएसआई है, उनके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है और बड़े इदारे हैं। तो ये इदारे उनको बता नहीं रहे थे कि आपकी टीम में कौन क्या कर रहा है, और कोई उनको इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही थी सर। अंग्रेजी में कहावत है, पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। इसका मतलब ये है कि जब
एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर किसी को दे दी जाए। प्राइम मिनिस्टर भी एक ही पे भरोसा कर बैठे, बाजवा साहब भी एक ही पे भरोसा कर बैठे और एक आदमी अनटचेबल हो जाए और उसकी उसकी गुद्दी बोलती हो और वो एसएचओ से लेकर टॉप तक उसके फोन पे सब आदमी दाम पर हो और वो बदमाशी खुलेआम कर रहा हो, जाते जाते सारी गोटे भी उतार के अपनी जेब में ले जाए कि कल अगर इमरान खान साहब से बात की तो उसकी गोट फेंक देंगे, बाजवा साहब से बात की तो उनकी वॉइस टेप आ जाएगी, शहबाज शरीफ बात करेगा तो उसकी टेप आ जाएगी। ये इतनी सारी लगता है चीजों के फैसल बाद भाई, ये लगता है इस पूरे क्राइसिस में जब सबकी टेपें हो रही थी आपने अपने आप को क्लीन रखा है, क्योंकि आप नहीं डर रहे ये बात करते हुए कि कोई टेप आपकी तो नहीं हो सकती उन साहब के पास के चलें कल को फैसल साहब बात करेंगे तो इनके भी कोई टेप निकाल दें, क्योंकि आपकी तो ऐसी कोई टेप नहीं है। राउत साहब देखिए, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, जब आपकी नियत साफ हो और आप मुखलिस हो तो आपको 100 टेपें भी आ जाएगी तो उसमें खान साहब की मुफाद की बात निकलेगी, पाकिस्तान की मुफाद की बात निकलेगी, इदारे की मुफाद की बात निकलेगी। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हाथियों वाली कुर्सी, बड़ी कुर्सियों पर टेक ऑन किया है, उतरने के बाद नहीं किया। तो अल्लाह का एहसान है, जब तक अल्लाह ने बचाया हुआ है बचाई रखेगा, लेकिन अगर है भी टेपे तो मुझे कोई परेशानी नहीं। अच्छा सर जी, जरा आगे बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब का जो इस वक्त उनकी पार्टी वो कह रही है कि हमारे पे क्रैकडाउन हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उनके वर्कर्स उठाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के भांजे को, हसान न्याजी साहब को हमने देखा, उनको उठा लिया गया। हमने सदीक जान को देखा, वो एक उसमें थे, उनको उठाया गया है। और पार्टी के लोग हैं, पर्चे हो रहे हैं, घरों पे उनके छापे मारे जा रहे हैं। कल कोई वहाँ पे इजलास हुआ है सुना है, उसमें बड़े आर्मी चीफ थे, DGIS थे, हुकूमत प्राइम मिनिस्टर थे, बड़े कोई अहम फैसले किए गए हैं। आप क्या देख रहे हैं सर? मतलब इस पार्टी को कोई बैन करने की बातें हो रही हैं कि इसको तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, इसको ये पॉलिटिक्स से आउट किया जाए, इस तरह की आप तक खबरें हैं? देखिए रऊफ साहब, कोशिश और ख्वाहिशात तो गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के अहदेदारान की है, लेकिन बाय एंड लार्ज ना ये पॉसिबल है ना ये मुमकिन है। और जो अपने वक्त में करता है वो भरता है। जो काम हमने अपने वक्त में गलत किए थे आज भर रहे हैं, जो काम हमने लोगों के लिए किए थे आज हमारे साथ हो रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब होगा और ऐसा पॉसिबल है कि हो जाएगा। कोशिश ख्वाहिशात जरूर है, क्योंकि जब ना है निकम्मे बैठे हुए हो, चोरों चक्के आके बैठे हुए हो और क्रिमिनल्स बैठे हुए हो और वो सुबह सुबह आके दर्ज दे आपको ईमानदारी का, जो PDM की हुकूमत है। और देखिए रऊफ साहब, इसमें एक चीज ना भूले कि ये जितनी PDM की हुकूमतें हैं ये भी मुनज्जम तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के लिए जहर उगलती रही हैं और इनके अंदर आज भी उतना ही जहर है। फर्क ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी डायरेक्ट नाम लेकर रऊफ साहब को मुखातिब करती है, ये दाएं बाएं से करते हैं, लेकिन किया इन सब ने। और मुझे इस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बुग्ज उगलने में ये सब एक ही मुतहदा प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं और हैं भी आज के दिन ही। अच्छा सर, आप कहते रहे हैं कि PIA कभी टाइम पे आएगी, रेलवे कभी टाइम पे आएगी, तो मुल्क में ये इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे। लग रहे हैं आपको इलेक्शन होते हुए पंजाब में, KP में, इन हालात में, या कोई बहाना बनाकर इलेक्शन को वो कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा? सर, व्हाट इज योर टेक? रऊफ साहब, क्या आपके हिसाब से आज के दिन में PI की फ्लाइट टाइम पे चल पड़ी है? तो सर कोई चीज तो टाइम पे चला देना, कहीं से तो शुरू कर दें सर। इलेक्शन ही टाइम पे करवा दें, चलो ट्रेन या जहाज नहीं चलते, इलेक्शन तो करवा ही दें सर। देखिए सर, इलेक्शन के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने कहा मैं RO नहीं दूंगा, चीफ सेक्रेटरी ने कहा मैं टीचर नहीं दूंगा, पुलिस ने कहा मैं पुलिस नहीं दूंगा, वजीर दिफा ने कहा मैं फौज नहीं दूंगा क्योंकि टेररिज्म की लहर है, और खजाने ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो कढ़ाई भी मौजूद है, मुर्गी भी है, टमाटर भी है, मसाला भी है, कुक भी है, चम्मच भी है। जब चूल्हा ही नहीं जलेगा तो पकेगी कैसे? आप भी वैसे हमारे मतलब नए इसके नस्ल के ना, मतलब हमारे जैसों के लिए नए के पीर पगाड़ा साहब बन चुके हैं सर जी। जिस तरह के आप उसमें इशारे कनाइयों में आप गुफ्तगू करते हैं, मुझे तो पीर पगाड़ा साहब याद आते हैं सर। 80s में 90s में उनकी बड़ी पॉपुलर पेशीन गोया होती थी। अच्छा सर, इमरान खान साहब का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या नाहल होने वाले हैं? वो पॉलिटिक्स में दोबारा बाउंस बैक करेंगे? 100 के करीब तो उन पे केसेस बना दिए, उनकी पार्टी पे तशद्दुद हुआ है, आपने देखा टीयर गैस हुई, जमान पार्क पे हमला किया गया, घर के अंदर घुस गए, लोगों को मारा, और पुलिस का रवैया हम देख रहे हैं बड़ा सख्त हो। इस्लामाबाद में हमने देखा टार्चर, हमारे वो दोस्त हैं अगर अमजद खान न्याजी, उन पर बड़ा टार्चर किया गया। हालांकि ही से वेरी थारो जेंटलमैन, उनको जो लोग जानते हैं इस बात की गवाही देंगे। तो ये तो पूरी स्टेट मशीनरी एक्टिव हुई है। तो इन हालात में आप इमरान खान साहब के क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर? देखिए रऊफ साहब, अगर निकम्मे दरवाजे और गेट जमान पाक का तोड़ेंगे बिला वजह, भाई आप घंटी में जाके दरवाजा खुलवा लेते,
अगर वो घंटी बजाने में दरवाजा नहीं खोलते और गोला बारूद लेके आपके सामने खड़े हो जाते तो आप जरूर बुलडोजर लेके आते। अब बुलडोजर लाने की कोई सेंस बनती है? कोई धीरज अक्लमंद आदमी ये करेगा काम? मैं आपके घर की घंटी बजा के आपको बुला लूं बाहर, नहीं मैं आपका पहले दरवाजा तोड़ दूं। इसका मतलब ये कि मैं खुद इतना थक्का आ चुका हूं, हैरान हो चुका हूं, हलकान हो चुका हूं। मेरे पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, कोई पाकिस्तान की सिर्फ चलाने के लिए नहीं है, मुल्क की किसी आदमी के भला करने के लिए नहीं है। तो मैंने कहा जी बुलडोजर चला दो। मतलब अगर कोई गधापन करेगा तो फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? और दूसरा ये कि देखिए अरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ना अरेस्ट होना चाहिए, ना अरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ना वो रेलेवेंट है, ना आईली रेलेवेंट है। अल्लाह मियाँ उनको बचा ले, वरना बंदों ने तो, उनके एडवाइजर ने तो उनसे वो गलतियां करा दी। आपको लग रहा है खान साहब नाअहल हो सकते हैं इलेक्शन से पहले? नाअहली के चांसेस तो बहुत ज्यादा है साहब। इसका जो रिएक्शन आएगा लोगों में, वो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस उनको वो हैंडल कर लेंगे? क्योंकि लोगों में तो बड़ा गुस्सा है, एंगर है। लोग ठीक है सड़कों पे उस तरह नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वोट तो देना चाहेंगे वो खान साहब को, इस वक्त तो पॉपुलर है। देखिए रऊफ साहब, जब तक आप पिंड का चौधरी लोगों को नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान की आवाम का ना सोचेंगे, ना उनको उनका हक राय देंगे, तब तक ये तमाशा रहेगा। और ये एक तमाशा एक बड़े प्लान के तहत सारा कुछ हो रहा है, और इसमें आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अपने और पराये कितने की चीजों में इन्वॉल्व हैं, किन किन मुल्कों से इन्वॉल्व हैं। ये ऐसे ही नहीं हो रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी पॉपुलैरिटी हो जाती है, जब आप आसमान को टच कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर आपको सेंसिबल, उस झगड़े का क्या फायदा जिसका हासिल रसूख जीरो है। झगड़ा वो अच्छा जिसके बाद आप टेबल में बैठ जाए और रास्ता खोल दें। और जो बड़ा लीडर होता है, जो मैं इमरान खान साहब को समझता हूँ, उनको चाहिए अपना दिल गड़ा करके, हाथ खुले करके सबको समेट ले अपने अंदर, और जो पुरानी चीजें गड़े मुर्दे उनको उखाड़े ना, दफन कर दें और आगे बढ़ने की बात करें। अभी आप मुझे बताएं, किसी को लग रहा है कि पाकिस्तान की लोगों की सोच है किसी के पास, और उस जमहूरियत और आइन का ढोल हम बजा के क्या करेंगे जिसके साथ साथ कशकोल है भीख का? और उस आइन और कानून अभी तक पाकिस्तान को दिया गया है? ना स्कूल दिए, ना अस्पताल दिए, ना नौकरी दी, ना रोटी दी, ना नान दिया, ना दाल दी, ना चावल दिया, ना तेल दिया। तो उस आइन का डंडोरा पीट के फायदा क्या? ये आइन तो सिर्फ ना है निकम्मे, चोर, बेईमान, क्रिमिनल्स को बार बार मौका देता है कि आओ मुल्क में हुकूमत करो, फिर वक्त जरूरत निकल जाओ, तो हम काला कर देंगे, वक्त जरूरत में सफेद करके वापस ले आएंगे। अगर ये और आइन और कानून है, और ये मैन मेड कानून है, मैन मेड आइन है, जब एक्सटेंशन में अमेंडमेंट हो सकती हैं, तो क्या मुल्क की मुफाद के लिए अमेंडमेंट नहीं हो सकती? ये क्या ड्रामेबाजी है? बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने मैं ज्वाइन किया और बड़ा तफसील से अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू फैसल साहब, थैंक यू। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कामरान यूसुफ, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कुछ इनसाइड स्टोरीज जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कामरान साहब, कल एक 6 घंटे की मीटिंग हुई, बहुत अहम ये मीटिंग थी, और सुनाया जा रहा है कि बहुत उसमें अहम फैसले किए गए। कुछ उसकी इनसाइड स्टोरीज बताइएगा, ये भी बताइएगा उसमें DGI मौजूद थे या नहीं, क्योंकि कन्फर्मेशन आपके पास ज़्यादा इन चीज़ों की होती है। इसके अलावा कल फिर एक जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन है, और यही कहा जा रहा है कि इसी तनाजुर में बहुत अहम फैसले और बहुत अहम फैसलों का ऐलान किया जाने का इम्कान है। तो कैसे देख रहे हैं इन दोनों चीज़ों को? आई थिंक जो मीटिंग तो बिल्कुल जो ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, इस पर बात हुई है। और एक तरह से वो कह रहे हैं कि 2 हाफ में मीटिंग्स हुई है। जो पहला हाफ था उसमें जो पॉलिटिकल जो कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कोalition पार्टनर्स हैं, वो शरीक हुए। और फिर आखिरी जो 1 आध घंटा था उसमें जो मेरी मालूमात है उसमें DGI और आर्मी चीफ भी मौजूद थे, जिसमें जो मुल्क की ओवरऑल सिक्योरिटी इसके ऊपर और जो बाकी मामलात हैं उन पर बात हुई है। जो फोकस है आई थिंक जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है वो उसी के ऊपर है कि जो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं, या उनकी जो पॉलिटिक्स है। और इसमें अगर आप जो एलामिया भी जारी हुआ उसमें भी अगर आप देखें तो एक क्लियरली हिंट मौजूद है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जो जमातें हैं PDM, ये समझती हैं कि तहरीक इंसाफ जो है एक अस्करियत पसंद यानी कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, और इसी हवाले से इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। तो जो मेरी मालूमात है, यहाँ तक जो कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर मरीम नवाज को भी आप देखें, वो भी पब्लिकली कह रही हैं कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। और ये जो व्यू है
ये विद इन द गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं पाया जाता है कि जो तहरीक इंसाफ की जो हालिया पॉलिसी रही है, जिसमें मुबैना तौर पर वो तशद्दुद वायलेंस को एज अ पॉलिसी उन्होंने अपनाया है, तो उसको सामने रखते हुए इतना एविडेंस मौजूद है कि इस पर पाबंदी आयद कर दी जाए। तो जो कल का इजलास होने जा रहा है, तो लगता यही है कि यही मौजू होगा। आई थिंक फायरी स्पीचेस होंगी। कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि कुछ करारदाद भी आ सकती है कि मुल्क के अंदर जो आम इंतखाबात हैं वो एक ही दिन होने चाहिए। जो पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शंस पहले कराने की बात हो रही है, उसकी मुखालफत में करारदाद आ सकती है। तो ये तमाम बातें इसमें डिस्कशन हुई है कि कैसे एक यूनाइटेड स्टांस लिया जाए, जो इमरान खान साहब की एक एग्रेसिव पॉलिसी है, एग्रेसिव पोस्चरिंग है। अभी लग रहा है कि जैसे आपने ये एक्सक्लूसिव स्टोरीज शेयर किए हैं कि हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट का जो है ना उनका सब्र का पैमाना लगता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट पे जिस तरह के क्रैक डाउन है वो हमें नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब के भांजे को आज कल उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उनके दो दिन का उनका वो हुआ है। सदीक जान वगैरह गिरफ्तार हो गए जो एक्टिवली यहाँ की चीज़ों को वो फॉलो कर रहे थे। प्लस लग रहा है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस पे चले गए हैं, जिस तरह मार धार पकड़ इसका पीटीए को। तो आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की आप पूरी पक्की सपोर्ट हासिल है हुकूमत को कि आप जाएं और ज़ीरो टॉलरेंस पे चीज़ें जो है ना, इन पे किसी के इंसानी हकूक वायलेट्स होते हैं, टॉर्चर होता है, घरों में घुस जाएं, बिल्डोज़र लेकर जाएं, मार पीट करें, व्हाटएवर। सो एस्टेब्लिशमेंट इज़ फुली बैकिंग ये हुकूमत। आई थिंक इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त बावजूद इसके जो मेरा भी अपनी मालूमात है कि लोग ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की जो इतनी एग्रेसिव स्टांस है अगेंस्ट दी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट या जो फौज की मौजूदा क़यादत है, वो कोशिश इमरान खान साहब की यही थी कि किसी तरीके से उनको GHQ की तरफ से कोई फोन शोन आ जाए और एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने का पर्पज ही यही था। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं कि टिल डेट GHQ की तरफ से कोई उनको एक रेडियो साइलेंस है, उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। शायद उसकी वजह से और भी वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो कम अज कम जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा इवन आर्मी चीफ है, वो जो भी सदर के जरिए या किसी और के जरिए पैगामात इमरान खान साहब ने भिजवाने की कोशिश की, तो उन्होंने वही एक व्यू लिया कि ये सियासी मामलात हैं। आपको अगर इलेक्शंस के हवाले से या इस तरह के मामलात है तो आप गवर्नमेंट ऑफ द डे है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ बात करें। तो ये इसमें मुझे लगता है कि इस मामले के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब टारगेट कर रहे हैं फौजी क़यादत को, और गवर्नमेंट की जो भी अप्रोच है इस वक्त कि इमरान खान साहब को कैसे डील करना है, आई थिंक फुली बैकिंग एस्टेब्लिशमेंट। ये कल तो खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा था ये फौज मेरी फौज है, उन्होंने ओनरशिप दे दी है कल। पहले तो चलो तनकीद आती थी मतलब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, कल तो उन्होंने अपना स्टांस बदला है। कल की तकरीर में जनरल बाजवा का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, जनरल आसिम मुनीर साहब का भी नहीं लिया, वो DGI के अफसरान का भी नहीं लिया, और भी मतलब जिस तरह तकरीर करते थे। कल एक्स आर्मी चीफ कह के जनाब बाजवा को उन्होंने अवॉइड किया है। तो लगता तो है कि खान साहब ज़रा थोड़ा सा अपना स्टांस जो है बदल रहे हैं कि अपने आप को सॉफ्ट किया जाए ताकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी और के साथ बातचीत जो है ना हो सके। आपको लगता है ऐसे? देखिए, जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है ना, मुझे लगता है कि वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं फिर 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं। अगर आप कल भी देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने जो इमरान खान साहब पर तनकीद की, मुजम्मत की कि जो मौजूदा आर्मी चीफ को वो निशाना बना रहे हैं और उन्हें लंदन प्लान का मुबैना तौर पर एक हिस्सा करार दे रहे हैं, तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने आप प्राइम मिनिस्टर को जवाब दिया और वो कहते हैं हम तो आर्मी चीफ साहब ने, जो आर्मी चीफ उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार रखते हैं। तो मुझे लगता है कि PTI के अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि इन्होंने चीजों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई कर दिया है, क्योंकि नए आर्मी चीफ को आए हुए तो अभी कम अरसा हुआ है, उनका उतना बैगेज तो नहीं है, सिवाय इसके कि वो जब DG आए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब आपको याद होगा खान साहब ने कहा था कि हम इंतजार कर रहे हैं, 3 महीने दिए थे। फवाद चौधरी साहब ने हमारे शो में भी कहा था कि हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो डेडलाइन तो उनकी मेरा ख्याल खत्म हुई, उसके साथ ही हमने देखा है कि फिर सोशल मीडिया पे फिर ट्रेंड चलना शुरू हो गए, तनकीद आना शुरू हो गई। फिर तो उन्होंने उसको आके जनरल आसिम मुनीर साहब को भी जनरल बाजवा साहब वाली लीग में खड़ा कर दिया। तो वो तो ये उनकी डेडलाइन थी, वो डेडलाइन मेरा ख्याल मीट नहीं कर सके, इनको इलेक्शन लेकर नहीं दे सके वो। जी, वो इंतजार इस वजह से कर रहे थे कि इंतजार उनका यह था कि शायद नए जो आर्मी चीफ हैं इनको वो अप्रोच करेंगे या कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के साथ खुलेगा, और फिर उनको जाहिर है कि वो यही कहेंगे कि आप गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालें कि जी अगली इलेक्शंस के लिए जाएं। जो मेरी मालूमात हैं उस तरह का रिस्पांस उनको बिल्कुल मिला नहीं है। ठीक है। जितनी भी कोशिश की इमरान खान साहब ने, उधर से उनको एक ही जवाब आया कि ये सियासी मामलात हैं, इलेक्शंस कब होने हैं, किस वक्त होने हैं, ये आप बेहतर है एक लास्ट मतलब ब्रीफ आपको इलेक्शन होते लग रहे हैं पंजाब और KP में इन हालात में?
टू बी वेरी ऑनेस्ट मौजूदा हालात में तो मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन होते नजर ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।